एक बार फिर पीएम मोदी ने जो किया है उससे कांग्रेस की दुनिया हिल गई है। दर्शकों, सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी लगातार भारत की महान परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। वहीं अब सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत आयोजित शौर्य यात्रा में रविवार को वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंज रही है। पीएम मोदी ने भी शौर्य यात्रा में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने सोमनाथ में ही एक बड़े जनसमूह को संबोधित किया। हाथों में भगवान शिव का डमरू थामे पीएम मोदी ने हर हर महादेव के नारों के बीच यात्रा का नेतृत्व किया। ये यात्रा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का हिस्सा है, जो मंदिर पर 11वीं शताब्दी में हुए पहले आक्रमण की 1000वीं वर्षगांठ पर आयोजित की गई है। इस यात्रा की सबसे बड़ी खासियत 108 घोड़ों का प्रतीकात्मक जुलूस था। पारंपरिक साज सज्जा से सजे घोड़ों और वीर योद्धाओं की वेशभूषा में सवार सैनिकों ने शौर्य और त्याग का संदेश दिया। शंखनाद और ढोल नगाड़ों की थाप के बीच हजारों श्रद्धालु जुटे और माहौल आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। लेकिन ये सब देखकर कांग्रेस तिलमिला गई है। भगवान शिव का डमरू थामे पीएम मोदी का वीडियो एक्स पर शेयर कर कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने लिखा है कि जब जनता आपसे जवाब मांगे, इंदौर में जहरीले पानी से हुई मौत पर, ट्रंप द्वारा की गई बेइज्जती पर, डूबती अर्थव्यवस्था पर, गिरते हुए रुपए पर, विफल विदेश नीति पर, जानलेवा प्रदूषण पर, तब सोमनाथ मंदिर जाकर ड्रोन शो कर दो, हाथ में त्रिशूल लेकर खड़े हो जाओ, धर्म को अपनी नाकामियों की ढाल बनाओ। पाखंडी दर्शकों, तुष्टिकरण के चक्कर में कांग्रेस के लोग इस हद तक जा चुके हैं कि सोमनाथ मंदिर के 1000 वर्षों की अटूट आस्था के मौके पर आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के दौरान पीएम मोदी के शामिल होने और हाथों में डमरू थामने को पाखंड कह रहे हैं। दर्शकों, कांग्रेस ने हमेशा ही तुष्टिकरण के चक्कर में हिंदुओं के धार्मिक आयोजनों से दूरी बनाई है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में राहुल गांधी और सोनिया गांधी शामिल नहीं हुए थे। वहीं पीएम मोदी हिंदुत्व के धार्मिक आयोजनों में शामिल होते हैं तो कांग्रेस के लोग तिलमिला जाते हैं। लेकिन आप दर्शक अगर पीएम मोदी द्वारा सोमनाथ में शौर्य यात्रा में हिस्सा लेने से खुश हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे कांग्रेस की बढ़ गई है मुश्किलें। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, देश भर में धूमधाम से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। अब इस पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर सोमनाथ का बॉयकॉट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब पूरा देश सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहा है तब कांग्रेस का इससे दूरी बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। रविवार को कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पिछले 70-75 वर्षों से सोमनाथ मंदिर को लेकर एक ही रुख अपनाती आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का विचार पहली बार सामने आया था तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे रोकने की कोशिश की थी। यहीं से उनके अनुसार कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति की शुरुआत हुई। पूनावाला ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि जब सोमनाथ ट्रस्ट नदियों से पानी लाना चाह रहा था तब नेहरू ने उसे रोकने का प्रयास किया। पूनावाला ने कहा कि नेहरू को चिंता थी कि पाकिस्तान में उनकी क्या छवि बन रही है। बीजेपी नेता ने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस ने यही रवैया अयोध्या के मामले में भी अपनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हिंदुओं के खिलाफ फतवा जारी करने का कांग्रेस काम करती है। ये उनकी वोट बैंक नीति का हिस्सा बन चुका है। वहीं पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर के 1000 वर्षों की अटूट आस्था के मौके पर आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में विदेशी मजहबी आक्रांताओं को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मजहबी आत्याई इतिहास में सिमट गए, लेकिन सोमनाथ आज भी खड़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर की रक्षा और सुरक्षा के साथ इसके पुनर्निर्माण को सुनिश्चित करने वाली हस्तियों को याद और नमन किया। इस मौके पर उन्होंने शौर्य यात्रा में शिरकत की। पीएम मोदी ने मंदिर में महापूजा करने के बाद स्वाभिमान पर्व को संबोधित भी किया। साथ ही कांग्रेस पर कई बड़े हमले और आरोप भी लगाए। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि नफरत, अत्याचार और आतंक का सच्चा इतिहास हमसे छिपाया गया। हमें सिखाया गया कि हमला सोमनाथ मंदिर को लूटने का प्रयास था। पीएम मोदी ने कहा कि तुष्टिकरण के ठेकेदारों ने कट्टरपंथी ताकतों के सामने घुटने टेक दिए। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण की शपथ ली तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। पीएम मोदी ने कहा कि दुर्भाग्य से आज भी हमारे देश में वो ताकतें मौजूद हैं, पूरी तरह से सक्रिय है, जिन्होंने सोमनाथ पुनर्निर्माण का विरोध किया था। आज तलवारों की जगह दूसरे कुत्सित तरीकों से भारत के खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस को मुद्दा विहीन कर दिया है। राहुल गांधी अब समझ नहीं पा रहे कि कैसे पीएम मोदी से मुकाबला करें। चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी पहले ईवीएम पर ठिकड़ा फोड़ देते थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को क्लीन चिट दे दी
तब राहुल गांधी ईवीएम पर कुछ बोलने लायक नहीं रह गए, जिसके बाद राहुल गांधी ने कि वोट चोरी की वजह से उनकी पार्टी चुनाव हार रही है और फिर वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर निशाना साधने लगे और फिर राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं ने इसे एटम बम और हाइड्रोजन बम करार दिया। लेकिन जब चुनाव आयोग ने हलफनामा मांगा तो राहुल गांधी पीछे हट गए और बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट जाने का चैलेंज दिया कि सबूत है तो कोर्ट जाइए, तो इस पर भी राहुल गांधी पीछे हट गए। वहीं अब कांग्रेस ने वोट चोरी के मुद्दे को छोड़ दिया है। दर्शकों, बिहार में करारी हार के बाद वोट चोरी के मुद्दे को छोड़कर अब राहुल गांधी एक नए मुद्दे पर शिफ्ट हो चुके हैं। बिहार में राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर यात्रा निकाली थी, लेकिन उनकी दाल नहीं गली, जिसके बाद राहुल गांधी अब नए मुद्दे पर शिफ्ट हो चुके हैं। ऐसे में राहुल गांधी का वोट चोरी का मुद्दा फेल हो चुका है। दरअसल कांग्रेस फिर से ग्रामीण भारत में अपनी खोई हुई सियासी जमीन को मजबूत करने की तैयारी में जुट गई है। संसद में जीरामजी कानून के विरोध के बाद पार्टी अब सीधे सड़कों और गांवों तक उतरने की रणनीति पर काम कर रही है। नए कानून की वापसी की मांग को लेकर 10 जनवरी से 25 फरवरी तक मनरेगा बचाओ संग्राम चलाया जाएगा। पार्टी नेतृत्व इस आंदोलन को ग्रामीण भारत में कमजोर होती सियासी पकड़ को फिर से मजबूत करने और पारंपरिक वोट बैंक को साधने के मौके के तौर पर देख रही है। यही वजह है कि अभियान की सफलता का पूरा दरोमदार राज्य इकाइयों पर डालते हुए उनकी सक्रियता की सीधी जवाबदेही कांग्रेस महासचिवों और राज्यों के प्रभारियों को सौंपी गई है। दरअसल कांग्रेस इस आंदोलन के बहाने ग्रामीण इलाकों में अपने पुराने वोट बैंक को फिर से जोड़ना चाहती है। हालांकि जमीनी हकीकत पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में संगठन कमजोर है। राजस्थान में कांग्रेस अंदरूनी सियासी संघर्षों से जूझ रही है। दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक और तेलंगाना में पार्टी की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में ठीक है, लेकिन चुनावी राज्य तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में संगठन पहले के मुकाबले काफी कमजोर हो चुका है। चुनावी राज्य असम में भी पार्टी फिर से संगठन मजबूत करने में जुटी हुई है। पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस ने वोट चोरी और एसआईआर जैसे मुद्दों को लेकर देशव्यापी सियासी मुहिम चलाने की कोशिश की थी, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी के भीतर ये धारणा बन गई कि ऐसे मुद्दे जमीनी स्तर पर ज्यादा असर नहीं छोड़ पाए। कांग्रेस नेतृत्व को महसूस हुआ कि जनता से सीधा संवाद बनाने के लिए किसी ऐसे विषय की जरूरत है जो रोजमर्रा की जिंदगी और रोजी रोटी से सीधे जुड़े हो। इसी तलाश में मनरेगा को सबसे प्रभावी मुद्दा माना गया, जिसे केंद्र में रखकर कांग्रेस अब नया राजनीतिक अभियान खड़ा करने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी का मानना है कि ग्रामीण रोजगार से जुड़ा ये मुद्दा न सिर्फ सरकार को घेरने का मौका देगा, बल्कि कांग्रेस को अपने पारंपरिक सामाजिक आधार से दोबारा जोड़ने का जरिया भी बन सकता है। मनरेगा बचाओ संग्राम को इसी रणनीति का अहम औजार माना जा रहा है, जिसके जरिए कांग्रेस गांव-गांव अपनी सियासी मौजूदगी फिर से दर्ज कराने की कोशिश में है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2009 में केंद्र में कांग्रेस की सत्ता में वापसी में मनरेगा की भूमिका निर्णायक रही थी। अब पार्टी उसी सामाजिक आधार को फिर से सक्रिय करना चाहती है, खासकर उत्तर प्रदेश के उन जगहों में जहां पार्टी लंबे समय से कमजोर रही है। इसलिए मनरेगा के माध्यम से नई राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के लिए मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान नई राजनीतिक संजीवनी साबित होगा या एक और अधूरी कोशिश, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन अगर पार्टी प्रभावी ढंग से मजदूरों और ग्रामीणों के बीच जाकर उनकी समस्याओं, अनुभवों और आशंकाओं को आंदोलन का केंद्र बनाती है, तो ये अभियान उसे ग्रामीण भारत में फिर से प्रासंगिक और दिखने योग्य राजनीतिक विकल्प बन सकता है। कांग्रेस कई राज्यों में लंबे वक्त से संगठन की कमजोरियों से जूझ रही है। चुनाव परिणाम में भी इसका असर साफ देखा गया है। पिछले साल अप्रैल में अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन में पार्टी ने 1 साल को संगठन सृजन वर्ष घोषित किया था। इसमें बूथ से लेकर ब्लॉक, जिला, राज्य और शीर्ष स्तर तक संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया गया था। इसके तहत पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में जिला अध्यक्षों की नई प्रक्रिया के तहत की गई थी। ऐसे में ये मनरेगा बचाओ संग्राम इन राज्य इकाइयों की जुझारू क्षमता और जमीनी सक्रियता को परखने का बड़ा मौका साबित होगा। अब बीजेपी ने एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसके बाद राहुल गांधी के दावों की हवा निकल गई है। वहीं जैसे ही बीजेपी ने वीडियो सबूत दिखाया, कांग्रेस की दुनिया हिल गई और कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत तिलमिला गई। वहीं दूसरी तरफ भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भी बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं रह गया और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जो पीएम मोदी पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आगे झुकने का आरोप लगा रहे थे, अब वो भी एक्सपोज हो गए हैं। दर्शकों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अक्सर ये आरोप लगाते रहते हैं कि पीएम मोदी ने ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया है। ट्रंप के सीज फायर को लेकर दिए गए बयान के बाद राहुल गांधी ने यह दावा किया था, लेकिन अब बीजेपी ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के वीडियो को शेयर कर कांग्रेस को करारा जवाब दिया है।
जिससे कांग्रेस तिलमिला गई है। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने वीडियो को एक्स पर शेयर कर बीजेपी ने लिखा कि राहुल गांधी और विपक्ष के इकोसिस्टम द्वारा फैलाए जा रहे झूठे नैरेटिव के उलट पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने खुद माना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को साफ तौर पर खारिज कर दिया था। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत साफ तौर पर कहता रहा है कि भारत पाक युद्ध द्विपक्षीय है, इसलिए हमें द्विपक्षीय बातचीत से ही कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बातचीत व्यापक होनी चाहिए। जब 10 मई को सुबह 8:17 या 8 बजे के बाद अमेरिकी सेक्रेटरी रूबियो के जरिए मेरे पास सीज फायर का प्रस्ताव आया तो मुझे बताया गया कि आपके और भारत के बीच बहुत जल्द एक स्वतंत्र जगह पर बातचीत होगी। जब हम 25 जुलाई को वॉशिंगटन में सेक्रेटरी रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक में मिले तो मैंने उनसे पूछा कि बातचीत का क्या हुआ। रूबियो ने कहा कि भारत कहता है कि ये द्विपक्षीय मुद्दा है। ये कांग्रेस के प्रोपोगेंडा की धज्जियां उड़ाता है और ये भी दिखाता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता शामिल नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का रुख साफ, मजबूत और बिना किसी समझौते वाला है। आतंकवाद के साथ कोई बातचीत या व्यापार नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच कोई तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं। वहीं बीजेपी के इस पोस्ट से कांग्रेस तिलमिला गई है, जिसके बाद बीजेपी के इस पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए कांग्रेस आईटी सेल के प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा कि डूबते हुए को तिनके का सहारा, भारत विरोधी बीजेपी को पाकिस्तान का सहारा। जरा सोचिए, सत्तारूढ़ दल दुश्मन देश पाकिस्तान की बात चला रहा है। शर्म करो भाजपाइयों। वहीं एक दूसरे पोस्ट में सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि बेशर्म मीडिया चाटुकरों को कांग्रेस पर हमला करने का काम सौंपा गया है, क्योंकि कांग्रेस ने मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया, जबकि ट्रंप और अमेरिका रोज भारत का अपमान कर रहे हैं। सरकार के सवाल करने के बजाय ये रीढ़ विहीन चमचे विपक्ष को लेक्चर दे रहे हैं। थोड़ी शर्म करो और हिम्मत दिखाओ, तुम हारने वालों। दर्शकों, कांग्रेस के लोग अक्सर पीएम मोदी पर निशाना साधने के चक्कर में विदेशी नेताओं के बयानों का सहारा लेते हैं और अपनी सरकार और देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठा देते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं को विदेशी नेताओं के बयानों पर तो भरोसा है, लेकिन उन्हें अपने देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भारत के चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। सीडीएस ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को संवैधानिक संशोधनों में जल्दबाजी करने और अपने उच्च रक्षा संगठन का पुनर्गठन करने के लिए मजबूर किया। यह सब इस बात का एक अप्रत्यक्ष संकेत था कि ये ऑपरेशन इस्लामाबाद के पक्ष में नहीं किया गया था। सीडीएस जनरल अनिल चौहान गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स में आयोजित पुणे पब्लिक पॉलिसी फेस्टिवल 2026 में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की ओर से उठाए गए कदम, जिसमें सैन्य कमांड आर्किटेक्चर में बदलाव शामिल है, उन गंभीर कमियों को दर्शाते हैं जो संघर्ष के दौरान सामने आए। पाकिस्तान ने ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पद खत्म कर दिया, उसकी जगह चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया गया। साथ ही नेशनल स्ट्रेटेजी कमांड और आर्मी रॉकेट फोर्सेस कमांड की भी स्थापना की गई। तो देखा आपने कैसे हर तरफ से कांग्रेस एक्सपोज हो गई है कि राहुल गांधी और पार्टी के नेता जो सीज फायर को लेकर ये आरोप लगा रहे थे कि पीएम मोदी ट्रंप के आगे झुक गए, उसमें कोई दम नहीं है। दर्शकों, कोलकाता में ईडी ने राजनीतिक परामर्श फर्म आईपैक के कार्यालय और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी की। इस छापेमारी के बचाव में सीएम ममता बनर्जी भी सड़क पर उतर आई। वहीं अब आईपैक मामले में ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। कोलकाता में आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के ठिकानों पर रेड के दौरान ममता बनर्जी ने अधिकारियों से जरूरी फाइल छीन ली, हार्ड डिस्क और मोबाइल फोन भी ले लिए थे। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत याचिका दायर की है। याचिका में ईडी ने रेड के दौरान हुए पूरे टकराव का जिक्र किया है। ईडी का कहना है कि राज्य की मशीनरी की वजह से एजेंसी को निष्पक्ष जांच करने से रोका गया। इस मामले में पहले ईडी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई 14 फरवरी को होनी है। एजेंसी ने याचिका में कहा कि कोलकाता में आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी के अधिकारियों से जरूरी फाइलें, हार्ड डिस्क और मोबाइल फोन छीन लिए थे। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल की है। ममता सरकार ने कहा था कि अगर ईडी सुप्रीम कोर्ट जाती है तो कोई भी फैसला देने से पहले उसका पक्ष भी सुना जाए। बता दें कि कैविएट एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति कोर्ट को पहले से सूचित करता है कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा या अर्जेंट आवेदन आने की आशंका है, ताकि उसके खिलाफ कोई भी एक तरफा आदेश पारित होने से पहले उसे सुनवाई का मौका मिले। कैविएट का उद्देश्य नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत को बनाए रखना है। कैविएट याचिका को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 148
ए के तहत दायर किया जाता है ताकि व्यक्ति को कोर्ट में अपनी बात रखने का मौका मिले। वहीं ईडी की छापेमारी और दिल्ली में टीएमसी सांसदों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के बीच तृणमूल कांग्रेस ने नया कैंपेन सॉन्ग जोटोई कोरो हमला अबर जीतबे बंगला लॉन्च किया है। पार्टी इसे केंद्र के दबाव के खिलाफ प्रतिरोध और बंगाल की राजनीतिक अस्मिता के प्रतीक के तौर पर पेश कर रही है। वहीं ममता बनर्जी ने दावा किया है कि उनके पास कोयला घोटाले में अमित शाह की संलिप्तता के सबूत पेन ड्राइव में है। ममता ने चेतावनी दी है कि अगर केंद्रीय एजेंसियों का दबाव बढ़ा तो वो सारे सबूत सार्वजनिक कर देगी। वहीं ममता बनर्जी लाख चेतावनी दे, लेकिन ईडी पीछे हटने के मूड में फिलहाल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जाकर ईडी ने साफ कर दिया है कि ईडी अब फ्रंट फुट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें